बच्चों आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। तो बेटा ये आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, आपको लॉन्ग में आता होता है तो आपने हेडिंग्स बना के लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं इसके हेडिंग्स की। तो सबसे पहले हेडिंग बनती है इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गुलबर्ग एंड द वेग इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। मतलब दो साइंटिस्ट ने, गुलबर्ग और वेग ने, दोनों ने मिल के काम किया था और ये लॉ दिया था। तो ये इसका इंट्रोडक्शन आ गया। उसके बाद आ जाती है इसकी स्टेटमेंट, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब आपको इसमें ये बता रहा है कि स्टेटमेंट में कि जो रेट है जिस पे आपका सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास के, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्टिव मास जो है ना प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, मतलब जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास पे भी डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? अब आपके दो तरह के प्रोपोर्शनल्स होते हैं, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? अगर एक चीज़ क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी साथ ही बढ़ेगी, और इन्वर्सली में अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। तो यहाँ पर वो आपको जो है ना कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के प्रोडक्ट पर, कि जो आपने रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कहते हैं जो आपने रिएक्शन करवाया, जो आपके पास रिएक्शन में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो आपके रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सारी बात है। जितने ज़्यादा आपका रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, मतलब जो चीज़ें आप इसमें डाल रहे हैं रिएक्शन की, उतनी ज़्यादा होंगी, उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको स्टेटमेंट बताई जा रही है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है इसका यूनिट। सबसे पहला आपने देखना है कि इसका यूनिट क्या है, मोल डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसका सिंबल। सिंबल क्या है इसका? स्क्वायर ब्रैकेट्स, मतलब आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट से शो करना है। उसके बाद बच्चों इसकी आती है डेरिवेशन। डेरिवेशन में आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ A+B और CD। तो A+B क्या है? ये आपके रिएक्टेंट्स हैं जो आपने रिएक्शन में डाले। जैसे आपने चाय बनानी है तो चाय में आपने दूध, पत्ती, चीनी जो भी डाल रहे हैं वो आपके जो है ना कंपोनेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। किसी भी रेसिपी बना लें तो इसी तरह रिएक्शन में, रिएक्शन की केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? आप रिएक्टेंट्स कहते हैं। देखें रिएक्शन में यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपके क्या हैं? A और B हैं, और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो यहाँ पर C और D है। जैसे आपने चाय बनाई तो चाय में जो इंग्रेडिएंट्स डले वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो चाय बन के आपके सामने आई है वो आपका क्या है? प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप दो तरह के एरोज देख रहे हैं। एक एरो इस मतलब आपके पास A+B से जा रहा है C+D की तरफ, और C+D से जा रहा है A+B की तरफ। तो ये वाला जो एरो जा रहा है C+D वाला, ठीक है, इसके ऊपर लिखा है KF और इसके नीचे लिखा है KR। तो देखो आपने हमेशा याद रखना है कि हमेशा जो है ना A+B से जो एरो जा रहा है C+D की तरफ वो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये आपका रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। इसमें यहाँ पे KF लिखा हुआ है। K का मतलब होता है कांस्टेंट और F का मतलब होता है फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखें K का मतलब है कांस्टेंट और R का मतलब है स्मॉल r का मतलब है रिवर्स। तो आपका ये कहलाएगा KF फॉरवर्ड रिएक्शन और ये आ जाएगा रिवर्स रिएक्शन। तो आपने हमेशा याद रखो, बात याद रखनी है कि जो आपका राइट साइड होगी हमेशा हैंड की, ये वाली, जैसे ये वाली राइट साइड है, ये हमेशा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, और जो लेफ्ट साइड होगी वो हमेशा रिएक्टेंट होगी, ठीक है। एक और बात आपने याद रखनी है, राइट साइड तो प्रोडक्ट है और लेफ्ट साइड क्या है? रिएक्टेंट। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड रिवर्स की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है? ये वाला A+B। देखिए ना एरो इधर जा रहा है, इसका मतलब है ये वाला आपकी ये वाली साइड A+B वाली क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन, और C+D वाली साइड क्या है? रिवर्स रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द AB। जैसे स्टेटमेंट में कहा गया था कि रेट जो है रिएक्शन का, चाहे वो फॉरवर्ड है चाहे वो रिवर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के प्रोडक्ट के एक्टिव masses पर, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इतना लंबा लिखें तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल f लिख लें, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा ज़रा। कैपिटल R जो है ना यहाँ पे लिखा और स्मॉल f आपको फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाकी सारी इक्वेशन आपकी वैसी रही। और आपको ये भी पता है कि प्रोपोर्शनल जब भी ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह क्या आ जाता है? K आ जाता है। तो यहाँ पे आपने K कांस्टेंट डाल दिया, F डाला फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करने के लिए, A B इसी तरह आ गया, ठीक है। जैसे आपने फॉरवर्ड में किया था इसी तरह रिवर्स में कर लें। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? C और D के। तो आपने एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, ये जो C और D आपने लिखा है, चाहे AB लिखा है चाहे CD लिखा है, इनके दरमियान ना आपने प्लस डालना है, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, कुछ नहीं डालना। आपने इसको ऐसे लिखना है। अगर प्लस माइनस डाला तो इक्वेशन आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक्टिव मैसेज जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं इनके सेंटर में कुछ भी नहीं आएगा। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, इसके दरमियान प्लस डाल देते हैं, तो आपने ये नहीं करना। अच्छा, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपने लिखा, जैसे आपने आप RF लिख लिया था, यहाँ पर आप लिख लेंगे RR।
अब डायरेक्ट पोर्शन हो गया सी डी के, तो प्रोपोर्शनल को यहाँ पर भी ख़त्म किया तो यहाँ पर क्या आ गया, के आर आ गया और सी डी इसी तरह आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बता रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रिवर्स के। तो आपका ये बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है, दोनों को इक्वल कर दो तो इक्विलिब्रियम पर आपका इक्वेशन चली जाएगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड के आपके पास जो आर एफ था उसको बराबर कर दें आर आर के। आर एफ की वैल्यू क्या पड़ी थी, के एफ ए बी, उसको यहाँ लिखो, और आर आर की क्या वैल्यू लिखी थी, के आर सी डी, उसको बराबर कर दें। के एफ ए बी आ गया इज इक्वल टू के आर सी डी। अब आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है कि के एफ हमेशा बच्चों ऊपर आएगा, के आर नीचे आएगा। ऐसा नहीं करना कि के आर को आपने जो है ना ऊपर ले आना है, के एफ को नीचे ले जाना है। के एफ हमेशा ऊपर आएगा और के आर नीचे आएगा। इसी तरह एक और बात का ध्यान रखना है कि सी डी हमेशा ऊपर आएगा, ए बी नीचे आएगा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि ए बी ऊपर लिख देते हैं तो इक्वेशन ख़राब हो जाती है। सी डी हमेशा ऊपर आएगा और ए बी नीचे आएगा। सी डी ऊपर लिख लिया, सी डी को अपनी जगह पे रहने दें, ए बी को उधर ले जाएं, सी डी को नहीं इधर लेके आना। ठीक है, तो ए बी आपका इसके नीचे आ जाएगा, सी डी के नीचे। तो इक्वेशन बन जाएगी के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी डी ओवर ए बी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर के एफ ओवर के आर को उसने सपोज कर लिया कि ये कांस्टेंट के, क्योंकि जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के बराबर है, तो इस पूरे की जगह आपने के सी लिख लिया। बाकी सारी बच्चों आपकी इक्वेशन क्या रही, वही रही। ठीक है, अच्छा बच्चे, हमने लो ऑफ मास सेक्शन पढ़ा है। लो ऑफ मास सेक्शन में हमने उसकी डेफिनेशन, सिंबल, यूनिट और उसकी डेरिवेशन की है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन उसकी। ये भी डेरिवेशन ही है लेकिन ये कोफिशिएंट्स के साथ है, वो कोफिशिएंट्स के बगैर है। तो आपको बच्चों दो तरह से लो ऑफ मास सेक्शन आता है। अगर आपसे वो कहता है कि आपने लो ऑफ मास सेक्शन को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है, तो अगर वो कोफिशिएंट का वर्ड नहीं इस्तेमाल करता, ये जो आपकी स्टेटमेंट आपको दिख रही है ये नहीं लिखता, तो फिर आपने उसको डिफ़ाइन करना है, उसका सिंबल लिखने हैं, उसका यूनिट लिखने के बाद फिर आपने डेरिवेशन जो हमने पहले की है उसको बताना है, जो कोफिशिएंट के बगैर वाली की है। ठीक है, उसको बताना है। लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि आपने लो ऑफ मास सेक्शन को जो है एक्सप्लेन करना है और डेरिवेशन ऑफ द कोफिशिएंट फॉर द इक्विलिब्रियम, ये वाली स्टेटमेंट अगर वो लिखता है, मेंशन करता है, तो फिर आपने ये वाली स्टेट जो है ना डेरिवेशन जो अभी हम करने लगे हैं, ये वाली आपने इसमें बतानी है। ठीक है, अच्छा हम स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास सबसे पहले आपको बच्चों पता ही होना चाहिए कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं। कोफिशिएंट कहते हैं आपके पास अगर यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी लिखी हुई है तो उसके साथ अगर हम कुछ लिख देते हैं तो वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। जैसे ए लिखा हुआ है, ठीक है, इसके साथ अगर हम कोई भी वैल्यू लिख देते हैं, जैसे हमने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, अब यहाँ पे स्मॉल है तो ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। बी का कोफिशिएंट क्या होगा, स्मॉल बी। सी का कोफिशिएंट क्या होगा, स्मॉल सी। इस तरह डी का कोफिशिएंट क्या होगा, स्मॉल डी। इस तरह हमने कोफिशिएंट देखने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास पिछली वाली डेरिवेशन की तरह ये पैटर्न सारा होगा, लेकिन इसमें और इसमें ये डिफरेंस होगा कि हमने कोफिशिएंट्स के साथ थोड़ा सा काम करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आपको मैंने पहले बताया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन वाली जो साइड होती है वो रिएक्टेंट साइड होती है और रिवर्स रिएक्शन वाली जो राइट साइड है हमारी। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो आपका है, ये जो रिएक्टेंट वाली साइड है वो ये हमें फॉरवर्ड रिएक्शन में लिखनी है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली पोर्शन होगा ए और बी के। यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर बी। अब इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो आपका जो है ना अपने ध्यान में रखना है कि जो कोफिशिएंट होता है जब उसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो वो पावर बन जाता है। अब आपने पावर जो है वो ऊपर लिखनी है, स्मॉल है, नीचे नहीं लिखनी। स्मॉल ऐसा नहीं करना कि स्मॉल है नीचे लिख दिया और स्मॉल भी नीचे लिख दिया, तो पावर हमेशा ऊपर आती है, ब्रैकेट के ऊपर आती है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली पोर्शन हुआ ए और बी के, यहाँ पे कोफिशिएंट्स को आप पावर बना देंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पूरे की जगह आपने क्या लिख लिया, यहाँ पर आर एफ लिख लिया। डायरेक्टली पोर्शन हो गया ए और बी के। ए की पावर आ गई स्मॉल ए और बी की पावर आ गई स्मॉल बी। अब आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह क्या आ जाता है, के आ जाता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है तो के एफ आ जाएगा और ए और बी इसी तरह ही रहेगा। ठीक है, जैसे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन में किया इस तरह रिवर्स में भी कर लेते हैं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, अब आपकी रिवर्स रिएक्शन वाली ये वाली साइड है, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्ट पोर्शन है सी और डी के। सी का को आ जाएगा पावर स्मॉल सी, डी की पावर आ जाएगी स्मॉल डी। अच्छा, उसके बाद हम इस पूरे की जगह लिख लेंगे जो है ना आर आर, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है सी और डी के। प्रोपोर्शनल को ख़त्म करें तो हम क्या लगाते हैं, उसकी जगह पे के लगाते हैं, के आर आ जाएगा, सी और डी अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। फिर आपको ये भी पता है कि आपने पढ़ा है पहले कि फॉरवर्ड रिएक्शन आपका रिवर्स रिएक्शन इक्वल होता है किस स्टेज पे, इक्विलिब्रियम की स्टेज पर। जब इक्विलिब्रियम आती है, इक्विलिब्रियम स्टेज पर आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के।
अच्छा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की हमने इक्वेशन पढ़ी KFAB, और आर जो है ना रेट रिवर्स रिएक्शन की हमने पढ़ी KRCD। दोनों को इक्वल कर दें, RF की जगह उसकी वैल्यू लगा दें, RR की जगह उसकी वैल्यू लगा दें। तो RF की जगह हम वैल्यू लगाएंगे KFAB, इसी तरह RR की जगह लगाएंगे KRCD। ठीक है, अब आपने ध्यान में ये रखना है कि आपने KF अपनी जगह पर रहे, KR उसके नीचे आना चाहिए। ठीक है, KF हमेशा ऊपर आएगा और KR हमेशा नीचे आएगा। ऐसा नहीं करना कि आपने KR जो है वो आपने ऊपर लिख लिया, KF नीचे आ गया। तो KF हमेशा ऊपर आएगा और KR उसके नीचे आ जाएगा। तो KF डिवाइडेड बाय KR आ जाएगा। इसी तरह CD हमेशा ऊपर रहेगा और AB उसके नीचे आ जाएगा। तो CD हमेशा ऊपर रहेगा, आपने इसको जो है ना CD को अपनी जगह पर रहने देना, AB को उधर ले जाके इसको डिवाइड करवा दें। अच्छा, आपको अब क्या करना है, KF ओवर KR आपके पास इक्वेशन आ गई। इस पूरे को हमने किसके इक्वल कर लिया है, कांस्टेंट KC के इक्वल कर लिया। तो यहाँ पर KC कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, KC किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KF किसे कहते हैं, ये आपका फॉरवर्ड कांस्टेंट है, और रिवर्स ये आपका रिवर्स है। तो इसी तरह KF ओवर KR की जगह हमने पूरा लिख लिया, KC और CD और AB हमारा उसी तरह इक्वेशन में वैसे ही एज इट इज़ मौजूद है। ठीक है। अच्छा बच्चों, हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा, उसकी डेरिवेशन पढ़ी, कोफिशिएंट्स भी हमने डेरिवेशन पढ़ ली। अब आती हैं इसकी एग्जांपल्स। ये आपको ना अगर लॉ ऑफ मैथ सेक्शन आता है ना तो फिर आपने एग्जांपल्स नहीं लिखनी, लेकिन आपको एज अ जो है ना शॉर्ट में आ सकता है अलहदा। तो आपको ये KC की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। आज हम देखेंगे कि KC की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है। तो आपके पास इक्वेशन है N2 + O2। N2 किसे कहते हैं, नाइट्रोजन गैस को। O2 किसे कहते हैं, ऑक्सीजन गैस को। NO किसे कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को। ठीक है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं आपने लिखना थोड़ी ना यहाँ पे। तो ये आपका N2 और O2 कंबाइन कर रहे हैं और आपके पास क्या बना रहे हैं, NO, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, तो आपके पास ये आपने इसको इक्वेशन आपके पास बच्चों आएगी, आपसे वो कहेगा कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC की वैल्यू लिखनी है। कभी भी वो आपसे नहीं कहेगा कि राइट द KC वैल्यू, आपसे वो कहेगा राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन, कि इस इक्वेशन के लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है। अब हमें पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहते हैं, KC को। तो KC की वैल्यू आपसे पूछेगा कि आपको इसमें बतानी है KC की वैल्यू। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको दे देगा, आपने KC की वैल्यू लिखनी होगी। ठीक है, इक्वेशन देखते हैं। तो ये वाली साइड बच्चों क्या है, फॉरवर्ड वाली साइड। ये वाली साइड क्या है, रिवर्स। तो फॉरवर्ड लिखें RF किसके बराबर है, KF के, और KF के साथ आपने ये दोनों रिएक्टेंट्स को बारी बारी लिख देना, N2 और O2 ब्रैकेट्स में। अब इनके दरमियान प्लस है, हम यहाँ पर प्लस नहीं डालेंगे ब्रैकेट्स के बीच में, क्योंकि हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में पढ़ा था कि जब हम किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को एक्टिव मैथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स में शो करते हैं तो हम उनके बीच में प्लस नहीं डालते। तो N2 और O2 हम इसी तरह ही लिखेंगे। इस तरह रिवर्स में लिखने, रिवर्स आपका आ जाएगा KR। इससे हमने पहले पढ़ा कि कोफिशिएंट जो होता है वो उसकी पावर बन जाता है। यहाँ पर 2 क्या है, कोफिशिएंट है, तो ये NO की बाहर जब हम स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे तो उसकी पावर बन जाएगा। अब आपने याद रखना है कि KC जब भी हम लिखते हैं तो प्रोडक्ट वाली साइड हमेशा ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट वाली साइड नीचे लिखेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में जो RR वाली वैल्यू है वो हमेशा ऊपर आएगी और RF की वैल्यू नीचे आएगी। अगर आप ऐसा करोगे ना, अक्सर बच्चे करते हैं ये कि रिएक्टेंट वाली साइड N2 और O2 वाली साइड ऊपर लिख देते हैं और NO वाली साइड जो कि प्रोडक्ट वाली साइड होती है वो नीचे आ जाती है। तो आपने बगैर जो है ना सोचे समझे हमेशा राइट साइड जो भी लिखा होगा आपने उसको ऊपर लिखना है, जो कि राइट साइड हमेशा प्रोडक्ट होता है और लेफ़्ट साइड हमेशा रिएक्टेंट होता है। तो आपने जो है ना हमेशा याद रखना है कि जो राइट साइड वाला जो भी मटेरियल जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपने हमेशा ऊपर लिखना है, और जो आपका लेफ़्ट साइड वाला है वो हमेशा नीचे आ जाएगा। तो NO का स्क्वायर आप ऊपर लिखेंगे और N2 O2 ये आपके पास KC की वैल्यू तैयार होगी। ठीक है, ये आपको 2 नंबर का शॉर्ट आता है। अच्छा, अगली एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको दी हुई है N2 + 3H2 2NH3। यहाँ पर N2 क्या है, नाइट्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस है और इसको कहते हैं अमोनिया। तो आपने उसी तरह जैसे पहले किया है, ये आ जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आ जाएगा रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF है, किसके बराबर है, KF N2 और H2 के बाहर हम क्या लिखेंगे, इसकी पावर 3 लिख देंगे। इसी तरह हम RR में लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये आपका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आ गया, RR = KR। NH3 हम ऐसे लिखेंगे, 2 क्या आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगा बाय। ठीक है, फिर हम लिखेंगे KC की वैल्यू, ये जो प्रोडक्ट साइड है ये हमेशा ऊपर आएगी और रिएक्टेंट साइड नीचे आ जाएगी। NH3 पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 H2 की पावर 3, ये आ गई KC की वैल्यू। समझ आ रही है।
इसके बाद बच्चे आ जाता है इसके अगली एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स आगे पर बहुत सारी हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन आपको दे दी जाए तो आपको केसी की वैल्यू लिखनी आ जाए तो कहीं से भी एग्जांपल अगर वो उठा के आपको दे देता है, अनसीन भी हो, तो आप उसकी केसी की वैल्यू लिख सकते हैं अगर आपको पैटर्न याद है तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगले पे चलते हैं कि यहाँ पर आपको बताया उसने कि अगली एग्जांपल है 2NO2 and 2O4। ये फॉरवर्ड साइड है, ये रिवर्स साइड है, तो फॉरवर्ड में लिख लें, रिवर्स लिख लें, फिर केसी की वैल्यू बता दें। तो केसी आपका ये वाला जो प्रोडक्ट साइड है हमेशा ऊपर आएगा, रिवर्स जो रिएक्टेंट वाली साइड है वो नीचे आ जाएगी। NO के साथ जो 2 है कोफिशिएंट उसकी पावर बन जाएगा। इसी तरह अगली एग्जाम्पल देख लेते हैं 2SO2 + O2, ठीक है। अब ये वाली आपकी क्या है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ ये वाली कौन सी साइड है, ये आपका रिवर्स वाली साइड है जो कि प्रोडक्ट वाली साइड है और ये रिएक्टेंट वाली साइड है। तो ये आपका जो है वो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन वाला RF है और ये आपका RR है। तो RF ये है और RR ये है। तो RF आपने RF = KF, RF जहाँ पे लिखेंगे तो आपने ये वाली साइड लिख देनी है, ये वाली साइड हो गई, ठीक है। और आपने जब आप लिखेंगे RR वाली साइड तो ये वाली लिख दें, ठीक है। RR वाली साइड हमेशा ऊपर जो कि प्रोडक्ट है वो ऊपर आता है और रिएक्टेंट नीचे हमेशा नीचे आता है, ठीक है। समझ आ रही है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है बच्चों यहाँ पर PCl3। एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको मेथड समझ आ जाती है कि आपने कैसे केसी की वैल्यू लिखनी है तो एग्जांपल से परेशान नहीं होना आपने। अगर आपको मेथड पता है कि केसी की वैल्यू कैसे लिखी जाती है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं कि कोई भी वैल्यू अगर वो उठा के दे देता है आपको। तो PCl3 + Cl2 PCl5 ये आपका रिवर्स साइड है और ये फॉरवर्ड साइड है। फॉरवर्ड साइड में RF KF PCl3 लिख लें। इस तरह आप रिवर्स वाली साइड पे उसकी वैल्यू लिख लें, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हो जाएगा रिवर्स। तो केसी की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो RR वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, RF वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गई बच्चों। आपका इतना मुश्किल नहीं है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है तो आपको पता होना चाहिए। हमेशा याद रखें ये वाली साइड रिवर्स होती है, ये वाली फॉरवर्ड होती है। रिवर्स आपने हमेशा ऊपर लिखी जाती है, फॉरवर्ड हमेशा नीचे लिखी जाती है। ये बात अगर आप नहीं भूलेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप केसी की वैल्यू लिख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है।